नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम खबरें। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से कई जगह पर लैंडस्लाइड से काफी नुकसान हुआ है, तो कई रास्ते बंद हो गए हैं। कई ऐसे स्थान भी हैं जहां पर मकान जमींदोज हो गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह कंट्रोल रूम देहरादून पहुंचे। वो यहां करीब आधा घंटे रहे, जहां पर उन्होंने आला अधिकारियों से आपदा को लेकर बातचीत की। इसके साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड में मानसून लगातार कहर बरपा रहा है और जब हम उत्तराखंड की बात करें तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से या तो सड़कें बंद हो जा रही हैं या फिर कई सारी स्थिति ऐसी पैदा हो जा रही है जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार इस बात पर देख रहे हैं कि किसी को परेशानी कैसी हो रही है, उससे कैसे उभरा जाए, किस तरह से लोगों को जो है राहत दिलाया जाए, तो ये सब कर रहे हैं। अभी आपको दिखाएं तो अभी हम आपदा कंट्रोल रूम में हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंच रखे हैं, आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं, इसके साथ ही अन्य दूसरे लोगों से भी बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति कैसी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, अपर सचिव यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ ही अन्य जो सचिव हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पर विभागों के अलग अलग विभागों के यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति कैसी है। कल की बात करें या फिर आज की बात करें, कई जगह में रास्ते बंद हुए हैं। इन रास्ते बंद होने की वजह से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, यात्रा में इसका फर्क पड़ रहा है और मानसून जिस तरह से बरस रहा है उससे भी कई जगह में ऐसी स्थिति पैदा हो जा रही है जो सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित कर रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार इस बात पर नजर भी बनाए हुए हैं। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ योगेश सिंह, केपीएन न्यूज, देहरादून। उधर निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित करने के बाद बागेश्वर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। बागेश्वर विधानसभा सीट पर चुनाव होना है। यहां उपचुनाव की तिथि तो घोषित हो गई, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता आया है। पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का पूरा प्रयास किया था। बता दें कि इस सीट से बीजेपी लगातार 4 बार जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं तारीख घोषित होते ही राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है। जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा भी की जाएगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि वो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूर्व के मुताबिक इस बार अधिक मतों से बीजेपी प्रत्याशी विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि सभी दलों की जमानत जब्त होगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उपचुनाव से पहले केंद्र का दौरा होगा। भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव के लिए तैयार है। हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली बागेश्वर एक माह पूर्व हमने पहुंचा दी थी। हमारी बूथ की बैठकें, शक्ति केंद्र की बैठकें प्रारंभ हो गई हैं और बहुत जल्द हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि पिछली बार से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विजयी होंगे और ऐसा लगता है कि सभी विरोधी दलों की जमानतें जब्त होंगी और हम लोग पुनः बागेश्वर सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताएंगे। इस दृष्टि से बहुत जल्द हमारे केंद्रीय नेतृत्व का प्रवास और स्वयं मेरा जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के हमने 2-3 कार्यक्रम इस बीच में वहां हुए हैं और आवश्यकता हुई तो हमारे और प्रदेश स्तरीय टोली को भी हम इस चुनाव की दृष्टि से कार्य देंगे और हम प्रचंड बहुमत के साथ बागेश्वर चुनाव। उधर मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता मंगलवार शाम से ही लागू हो गई है। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 17 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 8 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 10 सितंबर को वोटों की गिनती के साथ ही चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश के राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व बागेश्वर विधानसभा सीट को 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी स्वर्गीय चंदन रामदास ने 12,141 वोटों से कांग्रेस के रणजीत दास को हराया था।
चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि उपचुनाव के लिए जल्द ही संगठन अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगा और बागेश्वर विधानसभा सीट को एक बार फिर रिकॉर्ड मतों के साथ जीतेगा। चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हमने जिला कांग्रेस कमेटी से नाम मांगे हैं और वो जैसे ही नाम हमारे पास आ जाएंगे हम उनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे। मैं समझता हूं कि 11 या 12 तारीख तक कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। और जहां तक तैयारी का सवाल है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी बूथ कमेटियां तैयार हैं। हमारे अभी हम सेक्टरों में विभाजित कर रहे हैं। कुछ वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी वहां पर देंगे, उनको भी वहां पर भेजा जाएगा। हमारे जिलाध्यक्ष वहां जाएंगे, विभिन्न जनपदों के जिलाध्यक्ष भी चुनाव में रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी से आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी। उधर बागेश्वर उपचुनाव के सफल संचालन के लिए डीएम अनुराधा पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बागेश्वर जनपद के सभी लोग आदर्श आचार संहिता का पालन करें। उपचुनाव के लिए प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है। विधानसभा बागेश्वर को 3 जोनल मजिस्ट्रेट में बांटा गया है। एसडीएम बागेश्वर को निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी बनाया गया है। यहां 172 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सर्विस मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी मतदेय स्थल बनाए गए हैं। डीएम ने कहा कि अतिरिक्त पुलिस बल के लिए शासन को अवगत करा दिया गया है। विधानसभा बागेश्वर में पुरुष मतदाता 60,000 और महिला मतदाता 58,000 हैं। कुल 1,18,225 मतदाता हैं। आपदा कार्यों को छोड़कर कोई अन्य विकास कार्य नहीं होंगे। 10 अगस्त से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। भी हमारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक समीक्षा बैठक ली थी। आज भी समीक्षा बैठक ली है। सारी टीम्स हमारी एक्टिवेट हो गई, चाहे एसएसटी हो, एसएसटी, क्यूआरटी, एमसीएमसी और हमारी जो लिकर मॉनिटरिंग टीम है वो हो गई है। फोर्स जो एक्स्ट्रा हमें चाहिए उसके लिए हमने बात कर ली है, वो हमें कमिट हो चुका है कि हमें मिल जाएगी। सारी जितनी भी निर्वाचन सामग्री है, जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी तैयार है। ईवीएम हमारे पास FLC ऑलरेडी हो चुकी है। उसके तहत ही हमने इस बार सभी अलग अलग सभी पोलिंग बूथ्स के लिए अलग अलग एक एक की गाड़ी की व्यवस्था की है। सभी में जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है। पोलिंग पर्सनल जितने भी हैं वो सब हमारे पास 57 नंबर में है। जितने भी हमारे पोलिंग पर्सनल्स हैं सबका एंट्री हो चुकी है। उनका रैंडमाइजेशन फर्स्ट हो जाएगा। वो शेड्यूल हमने एज पर दी गाइडलाइंस निकाल दिया है। उधर रामनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज देश का किसान आंदोलन के रास्ते पर है, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में चले किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए थे। किसानों को MSP का लाभ और अन्य मांगे पूरी करने का भरोसा दिया था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है, जिसको लेकर किसान फिर आंदोलन के रास्ते पर हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी आज किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। प्रदेश में मंडियां न होने के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार लैंड जिहाद के नाम पर लोगों को बांटने और नफरत फैलाने का काम कर रही है। लोगों ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी के साथ ही सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर जनता परेशान है। लोगों ने कहा कि सरकार नफरत फैलाकर जनता को बांटने का काम न करे और जनता को मूलभूत सुविधाएं देने के साथ ही किए गए वादों को पूरा करे, नहीं तो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस देश के अंदर जब किसान आंदोलन चला 1 साल तक, तो किसानों ने कुछ डिमांड सरकार के सामने रखी थी और उस डिमांड के आधार पर 3 काले कानून तो वापस लिए थे, लेकिन MSP को लेकर और तमाम किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार के सामने कुछ सवाल थे, कुछ मांगे रखी थी और सरकार ने कहा था कि हम इन मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन आज तक भाजपा सरकार ने उन मांगों को जो है पूरा नहीं किया है और किसानों को मजबूर होकर आज आंदोलित होने के लिए सड़कों पर आना पड़ा है कि MSP की गारंटी दी जाए।
उधर नैनीताल के रामनगर में 4 दिन पहले विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी से अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। दरअसल हाल ही में 4 दिन पहले घास मंडी स्थित विद्युत सब स्टेशन में लगे 10 MVA के ट्रांसफार्मर में अचानक खराबी आने के कारण शहर की विद्युत आपूर्ति 3 दिन तक ठप हो गई, जिससे पेयजल आपूर्ति पर भी इसका भारी असर पड़ा। विद्युत आपूर्ति से आक्रोशित लोगों की विभाग के लोगों के साथ इस दौरान तीखी बहस भी हुई, लेकिन 3 दिन बाद विभाग द्वारा नया ट्रांसफार्मर लगाने के बाद सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति से अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि आज सुबह अचानक इस नए ट्रांसफार्मर में अचानक तकनीकी कमी आने के बाद अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह ने बताया कि नया ट्रांसफार्मर लगाए जाने का काम किया जा रहा है। शहर की विद्युत आपूर्ति इस बार बाधित नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस बार शहर की चिल्किया और पुछड़ी क्षेत्र से भी जोड़ दिया गया है। कंपनी द्वारा इस बार ट्रांसफार्मर का खर्चा स्वयं वहन किया जाएगा। अधिशासी अभियंता ने क्षेत्र के सभी लोगों से सहयोग की इस दौरान अपील करते हुए धैर्य बनाए रखने की भी बात कही। सेंचुरी कंपनी का ट्रांसफार्मर है। इसके इंजीनियर को हमने बुलाया तो उन्होंने कुछ इसमें डिफेक्ट बताया है मैन्युफैक्चरिंग, तो अगर इसे हम चालू भी कर देंगे तो कुछ दिनों बाद कोई दिक्कत कर सकता है, इसलिए हमने इसको सुविधा के तौर पर हमने नया मंगवा लिया उससे। अब वो नया खुद लगाएगा, अपने खर्चे पे लगाएगा, अपने पैसों से लगाएगा, जिससे कि हमारी बिजली सही रहेगी, आगे कोई दिक्कत ना पड़े। और सप्लाई हमने ये जो कुछ टाउन का पोर्शन था वो चिल्किया बिजली घर से जोड़ दिया है और कुछ पोर्शन पूछड़ी फीडर से जोड़ दिया है, जिससे कि हमें सप्लाई में बाधित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केबल जब हमारा क्रेन चलेंगी उसी समय थोड़ी सी देर के लिए बंद करना पड़ेगा वो लाइन बस। तो कब तक लग जाएगा सर ये आज रात तक की संभावना लगने की है, नहीं तो सुबह तक लगी जाएगा। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड के साथ ही अग्निवीर योजना को लेकर 60 दिन तक पदयात्रा निकालने जा रही है। इस पदयात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी 10 दिन तक शिरकत करेंगे। राहुल गांधी का 10 दिन का कार्यक्रम कैसा रहेगा, वो कहां पर जाएंगे, इसको लेकर कांग्रेस पूरा रोडमैप बना रही है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी पर भी इस दौरान हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है जहां पर सैनिकों का सम्मान होता है, इसलिए कांग्रेस की इस यात्रा से प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि कितने ही राहुल गांधी क्यों न आ जाएं, होने वाला कुछ नहीं है। देखा होगा जब अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन चल रहा था पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड ही ऐसा राज्य था जहां पर पत्ता नहीं हिला और कहीं पर अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो हमारे कांग्रेस के मित्र कितने वीर हैं, हरीश रावत जैसे वीर का नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इसके खून में राष्ट्रभक्ति भरी है। एक ऐसे राहुल गांधी, क्या पता नहीं कितने राहुल गांधी आ जाए, कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ का जो सैनिक है, पूर्व सैनिक है, यहाँ की जो अर्ध सैनिक हैं, अगर आपने देखा होगा मोदी जी के साथ हैं भारतीय जनता पार्टी। मसूरी में हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मृत्यु हो गई। बता दें कि धनोल्टी मसूरी मार्ग पर सुआखोली मसराना के बीच अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से टाटा सफारी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में महिला समेत 2 लोगों की जान चली गई है। वहीं एक घायल को एसडीआरएफ ने अस्पताल पहुंचाया। दरअसल देर शाम थाना मसूरी को 112 कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक वाहन गहरी खाई में जा गिरा है, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस फोर्स, फायर सर्विसेज और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। 700 मीटर गहरी खाई में जाकर वाहन गिरने के बाद घंटों मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने घायलों का रेस्क्यू किया। उधर घायल युवक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है और उसका इलाज किया जा रहा है। उधर मंडल मुख्यालय पौड़ी की निगरानी करने के लिए 48 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनकी संख्या शहर में बढ़कर अब लगभग 60 हो जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईटेक कंट्रोल रूम पौड़ी मुख्यालय में खोला जाएगा, जिससे पौड़ी के अलावा कोटद्वार, लक्ष्मण झूला, श्रीनगर गढ़वाल के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी इस दौरान यहां पर की जाएगी। उन्होंने शहर के मुख्य स्थानों पर लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अब करीब 60 सीसीटीवी कैमरे से पूरे शहर की निगरानी आसानी से की जा सकेगी।
स्मार्ट पुलिसिंग के तहत पूरा जो हमारा पौड़ी का क्षेत्र है, शहर क्षेत्र है, उसमें हम लोगों के द्वारा लगभग 48 कैमरे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। मुख्य स्थान जो हमारा एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, उसके अलावा जो हमारा मार्केट एरिया है, उन सब जगहों को कवर किया जा रहा है इन कैमरों के द्वारा। और उसके अलावा हमारे पुराने भी जो लगभग 10 कैमरे फंक्शनल थे, तो लगभग जो है 60 के करीब कैमरे जो हैं वो पूरे पौड़ी शहर को कवर करेंगे। और एक इंटीग्रेटेड हाईटेक कंट्रोल रूम जो है वो हमारा यहाँ एस्टैब्लिश होगा, जिसमें श्रीनगर और कोटद्वार की भी जो लाइव फीड है, हमारे जो वहाँ के कैमरे हैं, लगभग श्रीनगर के 27 सीसीटीवी कैमरेज हैं, उसके अलावा कोटद्वार के हमारे लगभग 50 कैमरेज हैं, उसकी भी लाइव फीड यहाँ जो हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है उसमें मिलेगी। उधर देहरादून के डोईवाला में टाउनशिप बनेगी या नहीं, इसको लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, जहां कुछ समय पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार वहां पर किसानों की जमीन का बहुत कम कीमत में अधिग्रहण करके टाउनशिप बसाने जा रही है, जो कि सही नहीं है। उसके बाद ही प्रदेश के शहरी विकास मंत्री ने स्पष्ट किया कि डोईवाला में कोई टाउनशिप नहीं बनने जा रही है। इसके बाद कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला करती आ रही है। वहीं आज एक बार फिर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की तरफ से एक पत्र सामने आया, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि फिलहाल डोईवाला में कोई भी टाउनशिप प्रस्तावित नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से वही बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इस मामले में पहले दिन से ही लगातार झूठ बोल रही है। अगर प्रस्ताव नहीं था तो सरकार ने केंद्र सरकार को 1100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव क्यों भेजा? सरकार ने कहा हमारा कोई प्रस्ताव ही नहीं है। अगर प्रस्ताव नहीं था तो 1100 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को क्यों भेजा गया? केंद्र सरकार ने एक स्पेशलिस्ट की नियुक्ति क्यों की? और वो स्पेशलिस्ट 3 दिन पहले आके वहां दौरा करके गया है, जिसकी आपने सुना होगा किसानों में बड़ा आक्रोश भी था। तो ये सारी चीजें ये दिखाती है कि इनकी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हो चुके हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर कर इनके रोजगार देने तक की पोलें खुल चुकी है, लड़कों पर लाठीचार्ज हो रहा है, पटवारी पेपर लीक हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अंकिता, ममता, कितनों के मैं नाम लूं, जो सब कुछ चल रहा है, तो अभी भी ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा हम किसानों से राय लेंगे। आपने प्लानर क्यों मंगा दिया? आपने 1100 करोड़ का प्रस्ताव बिना किसानों से राय मशवरे के क्यों कर दिया? आपने जिस व्यक्ति की नियुक्ति केंद्र ने करी उसको आपने किस बिना पे यहाँ आने दिया? उधर प्रदेश में लगातार आई फ्लू फैल रहा है, जिसको लेकर दून अस्पताल के पूर्व सीएमएस और नेत्र विभाग के एचओडी डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले महीने दून अस्पताल के नेत्र विभाग की ओपीडी में 100 से ज्यादा मरीज आए थे, लेकिन आज लगभग 30 से 40 के करीब फ्लू से पीड़ित लोग आ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों को अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई एपिडेमिक बीमारी नहीं है जिसे कि कोविड के दौरान देखा गया था। इसके लक्षण दिखने पर डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना चाहिए और जल्द से जल्द ठीक होने के लिए वो व्यक्ति अपने आप को घर में आइसोलेट कर सकता है। साथ ही वो व्यक्ति अपनी आंखों को साफ पानी से धोए और बचाव के लिए काला चश्मा या कोई अन्य चश्मा पहने। उन्होंने कहा कि बीमारी 5 से 6 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये इस तरह का एपिडेमिक लगभग हर 3-4 साल में एक बार आता ही है। और ये इन्हीं मौसमों में आता है जिस समय बरसात के दौरान जब एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये वायरस के लिए बड़ा अनुकूल इसके अंदर एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है। और उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के लिए विश्व भर में जाना जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगातार बाघ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या कॉर्बेट में इनके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। दरअसल कॉर्बेट में बाघों की संख्या बढ़ती गई तो यह इनके लिए छोटा पड़ेगा और ऐसे में इनके बेहतर विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डॉक्टर समीर सिन्हा का कहना है कि बाघों की बढ़ती संख्या हमारे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि किसी भी जंगल में अगर बाघ स्वस्थ होगा और बढ़ेगा तो इसका मतलब ये साफ है कि जंगल की पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर है। समीर सिन्हा का कहना है कि साल 2018 में इनकी संख्या 442
के करीब थी, जो इस बार 560 हो चुकी है। डॉक्टर समीर सिन्हा का कहना है कि देश में 5 वन प्रभाग ऐसे हैं जिसमें 50 से ज्यादा बाघ हैं। सबसे अच्छी खबर यह है कि इनमें से 3 उत्तराखंड के वन प्रभाग हैं। कॉर्बेट के आसपास रामनगर वन प्रभाग, तराई पूर्वी वन प्रभाग और तराई पश्चिमी वन प्रभाग ऐसा क्षेत्र है जहां 50 से ज्यादा बाघ हैं। राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक कल यानी 4 अगस्त को होने वाली है और इस बैठक में मुख्य रूप से जो प्रदेश में बंदरों और लंगूरों के आंकड़े जो नवीनतम जो गिनती के हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही गुलदार यानी लेपर्ड की भी आबादी के आंकड़े वो जारी किए जाएंगे। इसके अलावा वन्यजीव प्रबंधन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।